हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है आपका इंडो इस्लामिक। आपका टॉपिक है जो आपका 8th चैप्टर, ये चैप्टर रह गया था आपका, ये जो है लास्ट चैप्टर है। ठीक है, ये जो है लास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर का पूरा जो है लास्ट पार्ट है। तो ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान के चलिए कि आपने इंडो इस्लामिक में ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो समझिएगा कि आपने कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडो इस्लामिक का जो आज हम पढ़ाने वाले हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से ही बनते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो बाई चांस किसी स्टूडेंट ने वॉच नहीं करा है 11th क्लास की एनसीईआरटी का जितने भी टॉपिक है तो आप उसे जरूर देखिएगा। आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका टीजीटी हुआ, DSSB, KVS, NVS, LT, BPSC और आपका बिहार स्टेट, ये सभी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी कहीं में किसी भी एग्जाम में आपका मान के चलिए कि स्थापत्य टॉपिक है तो ये सभी एग्जाम का है, बाकी चंडीगढ़ का भी है तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं, मैंने आप लोग को इससे पहले पढ़ाया था कि मध्यकालीन स्थापत्य या फिर जो है मुस्लिम स्थापत्य में है उनकी जो मीनारें थी वो पहले मीनारों को हमने पढ़ाया था। तो उसमें हमने सजावट बताए थे और जितने भी है किला पढ़ाया था आप लोग को, ये सब हमने आप लोग को पढ़ाया था कि ठीक है कि जो है इंडो इस्लामिक में कैसे कैसे अंग थे, कैसे कैसे इनकी सजावट थी, उनका क्या है, तो वो उनका जो बनाने का तरीका था वो कैसा था, इसके बारे में हमने डिस्कशन करा था। आज हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं तो सबसे पहले हम मकबरे के बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज है हम यहाँ पर जो देखेंगे जो मस्जिद है उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो उसी के बारे में देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं कि जो मध्यकालीन स्थापत्य यानी कि मुस्लिम स्थापत्य है इसका जो विकास हुआ है वो 4 रूपों में हुआ है। ये आप लोग जरूर याद रखना, कभी आप लोग से पूछ सकता है कि जो शाही स्थापत्य शैली है वो कौन से काल की है, तो आप लोग बता सकते हैं कि हाँ सल्तनत काल। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा दिल्ली सल्तनत, है ना, तो ये जो है सल्तनत काल। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जैसे कि आप लोग से पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी प्रांतीय स्थापत्य शैली मानी जाती है, तो आप लोग बता सकते हैं। आप देखो ऑप्शन में मालवा भी दे सकता है, गुजरात भी दे सकता है, पश्चिम बंगाल और जौनपुर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि शाही स्थापत्य शैली है वो कौन सी है, प्रांतीय स्थापत्य शैली है तो वो कौन सी है। इसी तरीके से दक्खनी शैली को तो आप लोग बहुत आराम से बता देंगे क्योंकि आप लोग ने दक्खनी शैली इंडियन आर्ट में पढ़ते ही होंगे। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, ये सब पढ़ते होंगे, है ना। तो ये दक्खनी शैली के ये तो हो गए। फिर है मुगल शैली का। तो मुगल शैली में जो है जैसे कि दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, ये सब रहे इनके केंद्र। तो ये तो जो मैंने आप लोग को 4 शैली बताई हैं इसमें सभी के केंद्र हैं, तो आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर अभी देखो DSSB के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब जब प्रांतीय स्थापत्य शैली का आ चुका है तो इसका मतलब है शाही स्थापत्य शैली का भी पूछ सकता है, हो सकता है कि दक्षिणी शैली का केंद्र पूछ सकता है और हो सकता है मुगल शैली का पूछ सकता है। तो ये जितने भी 4 रूप हैं वो आप लोग जरूर याद रखना। अब हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पर मुस्लिम वास्तु के मुख्य 4 अंग। ठीक है, अब देखो मुस्लिम स्थापत्य बनाए गए थे जो यहाँ पर मध्यकालीन भारत के जो स्थापत्य थे वो उनके 4 अंग थे, प्रमुख 4 अंग थे। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें बनाई थी, कक्ष भी बनाए थे और जो है यहाँ पर जो है गैलरी भी बनाई थी। इसके अलावा जो है मतलब मेन जो है 4 अंग थे जिसमें से मस्जिद है, जैसे कि आप लोग देखेंगे जो जामा मस्जिद देखेंगे। ऐसे ही मीनार है, मीनार में आप लोग जैसे देखेंगे फॉर एग्जांपल कुतुब मीनार, जैसे मकबरा हो गया, जैसे कि आप लोग जो है हुमायूं का, गयासुद्दीन का मकबरा, ये सब देखेंगे। बाकी है यहाँ पर मेहराब, जैसे कि यहाँ पर आप लोग ने देखा होगा कि जो मेहराब बने हैं जैसे कि गोल गुंबद है तो इसमें आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे मेहराब बने, तो इसी टाइप से ये सब रहा पूरा। तो ये जो है हम आपके इसी के बारे में ही आज डिस्कशन करेंगे। ये मैंने आप लोग को पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है। इससे पहले अगर बाई चांस के स्टूडेंट नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को ये मीनार वाला जरूर समझ में आएगा। ठीक है, आज हम जो बात करेंगे यहाँ पर इन तीनों के बारे में बात करने वाले हैं, तो आज टॉपिक आपका फिनिश होने वाला है। ठीक है, तो ये तो आप लोग के लिए खुशी की बात है। तो आप लोग का जो है 12th का आप लोग बहुत देर से वेट भी कर रहे थे कि 12th का कब एनसीईआरटी फिनिश होगी। मैं भी चाहती हूँ कि जल्दी से ये फिनिश हो और उसके बाद मैं आपको लगातार फिर क्वेश्चंस करवाऊँ इससे रिलेटेड, तो जल्दी ही आपका ये जो है कंप्लीट होगा। तो चलिए पहले मकबरे के बारे में पढ़ते हैं।
अब देखो मकबरा क्या होता है। पहले मकबरा क्या होता था कि जैसे कि अब देखो ऐसा तो है नहीं कि कोई आम इंसान ये मकबरा बनवा सकता है, कोई तो ऐसा है नहीं। अब ये जो है मतलब शासक, राजा महाराजा जैसे जो है और शाही परिवार के लोग ही ऐसा ये मकबरा बनवाते थे। कुछ लोग होते थे जब जिंदा रहते थे तब भी बनवा लेते थे, कुछ लोग होते थे कि उनके मरने के बाद उनके जो परिजन है वो लोग बनवाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि शासकों और शाही परिवार के लोगों की कब्रों पर विशाल विशाल मकबरे बनाना मध्यकालीन भारत का एक लोकप्रिय रिवाज था। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया है। ऐसे मकबरों के कुछ सुप्रसिद्ध उदाहरण है। अब जैसे कि कौन से उदाहरण है कि गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये बहुत बार आप लोग ने देखा होगा, जब प्रैक्टिस सेट करी होगी तो पूछ लिया जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा जो है कौन से टाइम पीरियड में बना है, ये कहाँ पर स्थित है, ये सब पूछ लिया जाता है। ठीक है, और या इसका निर्माण किसने करवाया है, तो ये सब याद रखिएगा। बाकी है इसका ये 14वीं शताब्दी हो जाएगा। बाकी ये जो है दिल्ली में है। निर्माण जो है गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया है। इसकी दीवारें बाहर की तरफ ढलवा है। ढलवा का मतलब ये है मतलब ढलान लिए हुए हैं इस टाइप से, जैसे आप लोग देख रहे हो ना इस टाइप से, जैसे सीधी बिल्कुल नहीं खड़ी है, मतलब सीधा तो मैंने बनाया भी नहीं है, सीधा ऐसा नहीं है। इस ये जो दीवारें बनी है वो ढाल लिए ऐसे करके बनी है। ठीक है, समझ रहे हैं ना कि ये जो ढाल दिए हुए हैं इस टाइप से दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं ना, आप लोग को यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा। तो ये जो है विद्वानों का विचार है कि जैसे कि भारतीय और तथा विदेशी तत्वों का सही अर्थों में मिश्रण यहीं से प्रारंभ हुआ है। जैसे कि आप लोग देखो आगे जाके गुंबद भी देखेंगे, ये सब देखेंगे ना, तो ये सब जो है सबसे पहले यहीं से ही आप लोग को इसका मिश्रण मिलता है। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय और विदेशी तत्वों का सही अर्थों में जो मिश्रण है यहीं से आरंभ होता है, जिसका पूर्ण विकास कहाँ से होता है, मुगल युग में। मुगल युग में तो आप लोग बहुत देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे स्थापत्य बने हैं, वास्तुकला भी बनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा तो आप लोग ने बहुत बार पढ़ा होगा, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाकी है 16वीं शताब्दी में ये बनाया गया है। अगर आप लोग को सिर्फ डेट भी नहीं याद हो तो आप लोग 16वीं शताब्दी भी ऐसे भी याद कर सकते हैं। यह इमारत दिल्ली में स्थित है। ठीक है, यह जो इमारत है कहां पर है, दिल्ली में स्थित है। निर्माण जो है अकबर काल में अकबर की माता, ये अकबर का लेना, अकबर काल की माता जो है अकबर की माता हमीदा बानो बेगम ने इस जो है कराया था। इसी डिजाइन जो है फारसी शिल्पकार मलिक मिर्जा ग्यास बेग। देखो यहाँ से आप लोग को मैं बता देती हूँ एक चीज। ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा। ये देखो पहले सबसे पहले आप लोग को क्या क्या याद करना है मैं आप लोग से बता देती हूँ। देखो मैं हर चीज देखो पढ़ने के बाद यही चीज बताती हूँ कि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हुमायूं का मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। तो आप लोग बताएंगे कि हाँ दिल्ली में है। इसका निर्माण हुआ है तो वो किसके काल में हुआ है, तो आप लोग बता सकते हैं कि हाँ अकबर काल में ही इसका निर्माण काल हुआ है। हुमायूं का मकबरा का निर्माण काल कहाँ हुआ है, अकबर काल में। और किसने करवाया है, तो अकबर की माता किसने करवाया है, हमीदा बानो बेगम, यानी कि जो है इनके द्वारा किया गया था। और इसी डिजाइन पर जो है फारसी शिल्पकार जो है किस कौन, मलिक मिर्जा ग्यास बेग, यानी कि मीरक गिरजा ब्यास ने तैयार करा था। ठीक है, इसका डिजाइन किसने तैयार करा था, जो फारसी शिल्पकार है, इसका डिजाइन किसने किया था, फारसी शिल्पकार है मलिक मिर्जा ग्यास बेग ने ही तैयार करा था। और ये कौन से माध्यम से बना है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा कि लाल बलुआ पत्थर से बना है। क्योंकि देखो अकबर के टाइम में अधिकतर जो है इमारतें सभी के सभी जो बनी है वो अधिकतर सभी के जो है लाल बलुआ पत्थर से बनाई है। तो बाकी जो है आगे जाकर वो बनाना जाने शुरू करी जहांगीर काल में। तो ये जो है ये चार बाग शैली पर जो है आधारित इस इमारत को दोहरे गुंबद, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको तो जरूर याद रखिएगा। जो मैं आप लोग को बताती जा रही हूँ आप लोग इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। इमारत के दोहरे गुंबद यानी कि डबल डोम में संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, डबल डोम आप लोग समझ रहे हैं ना, जैसे कि एक सिंगल अभी आप लोगों ने देखा होगा एक सिंगल सा बना है, ये एक सिंगल है ऐसे करके बना है ना, इसमें कोई नहीं, देखो मेरा तो पेन ही नहीं सही से चल पा रहा है, ये जो है एक सिंगल सा बना है, लेकिन यहाँ पर दोहरे मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई डबल डोम है। ठीक है, जैसे कि एक यहाँ पर सिंगल बना है, इसके ऊपर एक और भी लेयर मोटी सी लगी हुई है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला, देखिए एक सिंगल यहाँ पर है, एक ये, तो दोहरे जो है यहाँ पर दोहरे गुंबद यानी कि डबल डोम में संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी इमारत पर जो है फारसी कला की छाप भी दिखाई देती है। अब फारसी कला की छाप क्यों दिखाई देती है, क्योंकि इसके वास्तुकार भी है, फारसी शिल्पकार ही थे।
अब ये जो है तो फारसी की तो कला की तो छाप दिखाई ही देगी। तो यह स्मारक जो है भारत में उभरी हुई दोहरी गुंबद यानी कि जो प्रथम नमूना है, जो मैंने अभी आप लोग को बताया था दोहरी गुंबद वाला, एक यहाँ पर आप लोग को प्लेन दिख रहा होगा, एक ऊपर से मोटी पर देखो, ये दोहरी गुंबद का जो है प्रथम नमूना है, जो समरकंद के तैमूर और बीबी खानम के मकबरों से मिलता जुलता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, यहाँ पर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी यह मुगल कला में दिल्ली में प्रथम उदाहरण है, ठीक है, मुगल वास्तुकला का जो है दिल्ली में प्रथम उदाहरण ये माना जाता है मुगल वास्तुकला का, ठीक है, सभी पूरा नहीं, ओवरऑल नहीं, दिल्ली का नहीं, सिर्फ मुगल वास्तुकला का दिल्ली में प्रथम उदाहरण माना जाता है। यानी कि ओवरऑल अगर हम दिल्ली की बात करें तो मुगल वास्तुकला का सबसे पहले जो उदाहरण माना जाता है वो कौन सा हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा। इसे ताजमहल का पूर्वगामी या अग्रज भी कहा जाता है, क्योंकि जो बनाया गया है, क्योंकि हुमायूं का मकबरा जो है इसी बेस पर ही बना हुआ है, इसके डिजाइन की, जैसे ये डिजाइन है ना, उसी पर ही बना है। इसके अलावा बात करते हैं अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा, या ये भी मुगल काल का ही है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि थे। तो रहीम का मकबरा यानी कि अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली के निजामुद्दीनपुर में मथुरा रोड पर स्थित है। इस मकबरे का निर्माण जो है रहीम की पत्नी द्वारा कराया गया था। देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोग को पता होना चाहिए कि इसका जो निर्माण हुआ है वो 16वीं सदी में जो है, मतलब 16वीं सदी में बना था, ये आपको याद रखना है। और सन 1627 में जो है आगरा में मृत्यु के बाद और रहीम ने इस मकबरे में बनी कब्र में दफनाया गया था। ये मकबरा जो है मुगल स्थापत्य का एक क्या है, उत्कृष्ट नमूना था मुगल स्थापत्य का। बाकी ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं अकबर का मकबरा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हुमायूं का मकबरा है उस तरीके से अकबर का मकबरा भी पूछ लिया जाता है। तो अकबर का मकबरा आप लोग को पता होना चाहिए कि अभी तो आपने उन्हें हुमायूं का मकबरा पढ़ा कि दिल्ली में है, अकबर का मकबरा पढ़ेंगे तो ये कहाँ पर है, आगरा में है, ठीक है। तो अकबर ने 1605 यानी कि 17वीं शताब्दी में सिकंदरा यानी कि जो है कहाँ पर है, आगरा के निकट यहाँ पर अपने मकबरे का निर्माण आरंभ किया और तथा इसका जहांगीर में बनवाकर पूर्ण करवाया गया। यानी कि अगर हम अकबर का मकबरा पूछा जाए तो यहाँ पर ये नहीं हो जाएगा कि कौन सा हो जाए, वो हो जाएगा जहांगीर। तो जहांगीर काल में जो है इसका यहाँ पर पूर्ण हुआ था, ठीक है। तो ये भी चीज याद रखना। बाकी है यहाँ पर लाल पत्थर निर्मित दक्षिण द्वारा मणिकुट्टम और यहाँ पर रंगीन पत्थरों की जड़ाई का विपुल कार्य किया गया था। इससे पहले मैंने आप लोग को बताया था कि मध्यकालीन में यहाँ पे मणिकुट्टम का भी जो है प्रयोग होने लगा था, और जिसमें सबसे ज्यादा है वो आपका बाइजेंटाइन का सबसे ज्यादा फेमस है पूरे, मतलब ओवरऑल की अगर हम बात करते हैं तो। बाकी जो है मुगल में इसमें भी बहुत अच्छा काम किया जा रहा था, मणिकुट्टम से है रंगीन पत्थरों से जड़ाई वाला काम, तो ये बहुत अच्छे तरीके से उसमें किया जा रहा है। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं कितनी बारीकी से डिजाइन किया हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो चारों कोनों पर श्वेत संगमरमर की पतली मीनारें हैं। ये जो मीनारें आप लोग देख रहे हैं ना, ये संगमरमर की बनी हुई हैं। तो यह मकबरा जो है 4 मंजिला, ये संगमरमर की बनी है, अभी संगमरमर की बनी होगी तो इसका मतलब है जहांगीर नहीं बनवाया होगा। तो ये जो है यह मकबरा है 4 मंजिला है। ये जो है मकबरा कितना है, 4 मंजिला, यहाँ से पूरा दिख नहीं रहा है, ये 4 मंजिला है। और सबसे ऊपर की मंजिलें जो है संगमरमर की बनी हुई है। यह मकबरा गुंबद विहीन है, यानी कि इसमें गुंबद आप लोग को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे गुंबद होना चाहिए तो अच्छा भी लगता है ना, उसका थोड़ा सा वो है, और ये ऐसे करके बना होना चाहिए तो और भी अच्छा लगता। मैंने तो अपनी डिजाइन बना दी, चलिए, मतलब ऐसा होता तो अच्छा लगता है। ये बस मतलब ये कह सकते हैं गुंबद विहीन है, ठीक है। चलिए, तो बाकी बात करते हैं एतमादुल्लाह का मकबरा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं तो सभी कहती हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब ये देखो एग्जाम में मैं तभी आप लोग से कहती हूँ, कोई भी ऐसा नहीं पढ़ाती हूँ कि आप लोग का जो एग्जाम में आई ही ना, ऐसा कभी नहीं पढ़ाती हूँ। आप लोगों ने भी देखा होगा, वही पढ़ाऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फालतू चीजें नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। क्योंकि आज का टाइम तो वैसे भी इतना ज्यादा टॉपिक है, इतने ज्यादा ही हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, वही आप लोग के पास बहुत सारा हो जाते हैं, उन्हीं को याद कर लो तो ज्यादा अच्छा है। नए क्वेश्चन की तरफ भागने से मतलब कोई है ही नहीं, और इसी में से ही लोगों का सिलेक्शन भी हो जाता है। जो नए नए की तरफ भागते रहते हैं, अरे नया क्वेश्चन है, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वही लोग रह जाते हैं क्योंकि वो पुरानी चीजों को भूल जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं एतमादुल्लाह का मकबरा। ये भी जो है 7वीं शताब्दी का है। तो संगमरमर की जो है प्रथम इमारत जो है आगरा में पूर्णतः जो है संगमरमर की बनी है। सबसे पहले आप लोग को याद रखना है कि ऐसी कौन सी इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है, लेकिन मुगल काल की। तो आप लोग क्या बताएंगे, एतमादुल्लाह का मकबरा। यह अकबर एवं शाहजहां की शैलियों के मध्य की कड़ी है, ठीक है।
तो जो है जिसका निर्माण मल्लिका ए आजम नूरजहां ने करवाया था। ये जो इसका निर्माण काल कहाँ है, जब नूरजहां का है तो इसका मतलब है कहाँ का हो जाएगा, जहांगीर काल का। ठीक है, तो इसको याद रखना। और जो मिर्जा गयास बेग ने अहमदुल्ला की जो है पुत्री थी। ठीक है, किसकी थी, मिर्जा गयास बेग की जो है मतलब अहमदुल्ला की पुत्री थी। मिर्जा गयास बेग अहमदुल्ला, ये पूरा नाम है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आगरा में यमुना के किनारे पूर्णतः संगमरमर से निर्मित यह प्रथम मुगल इमारत है। अगर ओवरऑल मुगल की बात करें तो प्रथम जो इमारत है वो कौन सी हो जाएगी, अहमदुल्ला का मकबरा हो जाएगी। और इमारत में सर्वप्रथम पित्रादुरा तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें पित्रादुरा तकनीक भी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें तो सभी इंपॉर्टेंट है, बस ये है, ये जो है आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। मकबरा यह सोचकर बनाया जाता था कि मजहब में सच्चा विश्वास रखने वाला इंसान को जो है कयामत के दिन इनाम के तौर पर सदा के लिए जन्नत स्वर्ग भेज दिया जाएगा। ठीक है, और जो है जहां पर हर तरफ ऐशो आराम होगा। इसी स्वर्ग प्राप्ति की कल्पना को लेकर मकबरों का निर्माण किया जाने लगा। अब ये जैसे कि यहाँ पर जैसे कि मकबरा है, लोग देखो अधिकतर आप लोग मुगल में भी देखते होंगे, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा भी देखते होंगे, हुमायूं का भी देखते होंगे। तो ये जो मकबरा बनवाते थे तो ये इसलिए मकबरा बनवाते थे कि ताकि जो है हम मकबरा बनाएंगे तो वो उनको ऐसी शान और शौकत, मतलब ये कहने का मतलब है कि जैसा हम उनके साथ करेंगे उनके आफ्टर डेथ, ठीक है, तो जैसा है तो वो जहां मतलब उनकी डेथ के बाद भी ऐसा उनको ये चीज मिलेगा, महल जैसा मिलेगा, हम जितना है उसके लिए बनवाएंगे तो एक स्वर्ग जैसा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, कुछ ऐसा यहाँ पर माना जाता था। तो ऐसे वैसे तो आज भी होता है ये सब। बाकी बात करते हैं सराय। अब देखो सराय क्या होती हैं, जैसे कि आप लोगों ने धर्मशाला देखा होगा फॉर एग्जांपल, जैसे कि धर्मशाला जो है यहाँ पर सराय लिखा है, सराय, तो ये जो है यहाँ मतलब धर्मशाला, ये सब देखा होगा, ठहरने के लिए होता है। तो उसमें यहाँ पर रेंट भी देना पड़ता है कि जितने दिन आप लोग रुकेंगे तो आप लोग को देना पड़ेगा। तो उसी की तरह फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि यहाँ के आप लोग को अच्छे शब्दों में अच्छे समझ में आए। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि मध्य युग में यात्रियों द्वारा सौदागर आदि के रुकने, खाने पीने, मनोरंजन हेतु उपलब्ध जगह होती है। अब देखो कोई भी सफर करने जा रहा है, अब वो बीच में रास्ते में कहीं जाएगा तो वो उसको ठहरने के लिए कोई सा घर होना चाहिए ना, कुछ मतलब कोई स्थान होना चाहिए ना। वो कहाँ रुकेगा, कहीं मान लो धूप है, गर्मी है, कहीं है मान लो सर्दियों का टाइम ही है, ठंड लग रही है, तो कहाँ रुकेगा, कहीं ना कहीं तो रुकेगा ना। तो उसी तरीके से ये जो है क्या है, सराय है, मतलब ये है यात्रियों के लिए जो है यहाँ पर ठहरने के लिए एक जो है बनाई जाती थी, इमारतें बनाई जाती थी। ये हो गया। अब हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सराय क्या होती है, तो आप लोग क्या बताएंगे, तो आप लोग को पता होगा ना, तभी तो बता पाएंगे। तो ये चीज हो गया। मध्यकालीन भारत की एक अत्यंत दिलचस्प परंपरा सराय बनाने की थी। ठीक है, सराय आमतौर पर किसी वर्गाकार या आयताकार भूमिखंड पर बनाई जाती थी। दरअसल जो है ये सराय आम लोगों के लिए ही होती थी और वहां विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले कुछ समय के लिए इकट्ठा, और यहाँ पर ये भी इसमें ये भी था कि इसमें मनोरंजन हेतु भी होता था। जैसे कि अभी देखो यहाँ पर भी बहुत सारे होटल्स होते हैं, सब कुछ होता है, जैसे कि यहाँ पर बड़े बड़े बार भी होते हैं, उसमें भी जाते हैं लोग, एंजॉय भी करते हैं, ये चीज होता है। ऐसे ही यहाँ पर सराय भी इसी तरीके से होती थी, मतलब जितना भी है टाइम स्पेंड करना है आराम से, सराय जो है बनी हुई होती है तो उसमें होता है। ठीक है, अब तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, सराय भी पढ़ ली, दूसरी चीज है हमने जो पढ़ी थी मीनार भी पढ़ ली, अब हमने जो है मकबरा भी पढ़ लिया। अब हम जो बात करने वाले हैं इमारतें। अब इमारतें क्या होती हैं इसको देख लेते हैं। मध्यकालीन भारत का वास्तुकलात्मक अनुभव राजवाड़े या शाही परिवारों तक ही सीमित नहीं रहा, ठीक है, बल्कि समाज के सामान्य वर्गों द्वारा और उनके लिए भी सार्वजनिक और निजी तौर पर भवन आदि बनाए गए। अब इमारतें बनी गई थी तो ऐसा तो नहीं है कि राजा महाराजाओं के लिए ही बनाया गया हो, और ऐसा भी नहीं है कि जो है कि सिर्फ जो है उनके मंत्री या ये सब लोग रहे। तो ये जो है ये सिर्फ सार्वजनिक था कि मतलब उसमें जाके कोई भी उसको देख सकता है, रह सकता है। ठीक है, मतलब रहना का मतलब ये नहीं कि मतलब वहां पर
उसको देख सकता है, वो सार्वजनिक है, मतलब ये जो है कि यहाँ पर घूमने के लिए आ सकता है, मतलब उसको मतलब इस तरीके से बनवाए थे कि उसको एंजॉय कर सकता है। जैसे कि बहुत सारी हैं, अभी आप लोग यहाँ पर इमारतें ही देखेंगे, जैसे कि गोल गुम्बद हो गया, जैसे कि यहाँ पर वो क्या कहते हैं ताजमहल हो गया, तो ये सब है। ठीक है, तो बाकी है देखो मांडू आ गया, तो मांडू के बारे में पढ़ लेते हैं। अब मांडू जो है जैसे कि जहाज महल भी हो गया, ये सब है जो सार्वजनिक ही थे। तो मांडू है जो एमपी में पड़ता है। मांडू मध्य प्रदेश के इंदौर से 60 मील दूर की दूरी पर स्थित है। यह समुद्र तल से 2000 फीट ऊंचाई पर बसा हुआ है। उत्तर में मालवा का पठार जो है, दक्षिण में नर्मदा नदी की घाटी के नीचे साफ दिखाई देता है। देखो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप लोग को बता देती हूँ। सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि मांडू है किसका है। सभी स्टूडेंट जो है कमेंट करके बताइएगा कि मांडू कौन सी शैली का है, प्रांतीय का है, शाही का है, दक्कनी का है, मुगल का है। वैसे तो आप लोग बता ही देंगे, अब तो मैंने ऑप्शन भी दे दिए, तो ऑप्शन में आप लोग का इजी हो जाएगा। मांडू की स्थिति जो है प्राकृतिक रूप से बहुत सुरक्षित थी। ठीक है, जो मांडू में जो भवन बनाए गए थे वो प्राकृतिक रूप से बहुत ही अधिकतर यहाँ पे सुरक्षित ही भवन मिले हैं। होशंग शाह का द्वारा मतलब 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी में स्थापित गौरी राजवंश की राजधानी के रूप में इस शहर की काफी मशहूरी पाई गई। ठीक है, किसके राजवंश में, गौरी राजवंश के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, और इसका जो टाइम पीरियड है और ये भी याद रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिंडोला महल। मोस्ट इंपोर्टेंट है हिंडोला महल, और हिंडोला महल पूछ लिया जाता है। अगर आप लोग को पता ना हो कि हिंडोला महल कहाँ पर है, तब आप लोग कैसे बता पाएंगे। तो ये जो हिंडोला महल है, अब हिंडोला महल, जहाज महल, तो ये सब पता होना चाहिए ना। तो ये जो है हिंडोला महल मांडू एमपी में हो जाएगा। इसका निर्माण जो है 15वीं शताब्दी में। यह भवन जो है पत्थर से निर्मित, यह जो है 2 मंजिला है। हिंडोला की दीवारों में ढाल दी गई है, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया था ना कि ऐसे करके ढाल दी गई है। जो तुगलक कालीन जो है स्थापत्य में जो है स्थापत्य की परंपरा है, इसका उपयोग है दरबार हॉल्स या सभा भवन के रूप में होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि हिंडोला महल है, तो वो हिंडोला महल की जो है क्या कहते हैं कि किसका उपयोग है, किस रूप में होता है, तो ये सब पूछ सकता है। तो इसका उपयोग है दरबार हॉल या सभा भवन के रूप में होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये जो है कि मतलब किस रूप में होता था या किस रूप में किया जाता था, तो यहाँ से पूछ सकता है। तो आप लोग को यहाँ से याद करना है ये वाला पॉइंट। बाकी बात करते हैं जहाज महल, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जहाज महल है, ये भी कहाँ पर है, मांडू में हो जाएगा। ये भी 15वीं शताब्दी का है। तो इसके निर्माता जो है गयासुद्दीन खिलजी हैं। मांडू शासकों के रहने वाले भवनों में यह सबसे सुंदर भवन है। ठीक है, देख के ही लग रहा होगा बिल्कुल जहाज की तरह बना हुआ है। यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं आ पा रहा है, आप लोग पिक्चर देखेंगे गूगल पर जाकर, तो आप लोग को बहुत एकदम क्लियर से अच्छे से नजर आ रहा होगा कि ये बिल्कुल एकदम जैसे जहाज होता है उसी तरीके से बना है। कपूर तालाब और यहाँ पर मुझ तालाब नामक की 2 छोटी छोटी झीलों के मध्य ये निर्मित है। तब तो बहुत ही ज्यादा मतलब जो है खूबसूरत भी लगता होगा। यह महल जो है जहाज की भांति प्रतीत होता है, इसलिए इसे जहाज महल कहा जाता है। और जहाज महल कितना है, 2 मंजिला है। ठीक है, बस देखो यहाँ पर आप लोग इसका जरूर याद रख लेना कि जैसे कि इसका टाइम पीरियड याद रखना, कौन सी शैली का है ये याद रख लेना, और जो मैंने आप लोग को बताई है कि कहाँ पर, अब देखो पता होना चाहिए कि शाही वंश जो है यहाँ पर कौन सा था, जो प्रांतीय शैली है, शाही शैली जो है ये पता होना चाहिए, और जो दक्खनी है वो कौन सी है, मुगल है तो वो कौन कौन सी, और उनके जो प्रमुख केंद्र रहे हैं वो कौन से, ये क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग उसको जरूर याद रखना। अब देखो हम क्या बात करने वाले हैं, रानी रूपमती का महल जो मांडू एमपी में पड़ता है। इसके निर्माता जो है नसरुद्दीन शाह। ठीक है, निर्माता कौन है, नसरुद्दीन शाह है। रानी रूपमती का जो दोहरा महल दक्षिणी प्राचीर पर बना हुआ है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, रानी रूपमती का महल, ये भी मांडू एमपी में है, जहां से नर्मदा नदी का घाटी का अंदर जो है सुंदर दृश्य दिखाई देता है। अब यहाँ से देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आप लोग यहाँ पर याद रखना, जो है निर्माता नसरुद्दीन शाह ने करवाया है। और मांडू का तो ये भी आपका 15वीं शताब्दी हो जाएगा। असरफी महल है, तो असरफी महल भी ये जो है 15वीं शताब्दी, मांडू एमपी। निर्माता इसके जो है महमूद प्रथम है। यह एक क्या है, मदरसा। बस आप लोग एक बार इसकी एक नजर देख लेंगे कि हाँ, आप लोग को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा
कि हाँ असरफी महल था, जहाज महल था और रानी रूपमती का महल था, ये सब आप लोग खुद देखेंगे तो ऑटोमेटिक आप लोग को याद होता जाएगा। अभी तो आप लोग को सिर्फ एक बार पढ़ा रहे हैं, अभी इसके बाद आप लोग को क्वेश्चन करा देंगे तो आप लोग को जो है ना आपको एक एक टॉपिक बहुत एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। बस ये है कि जितना मैं पढ़ाती जाऊं आप लोग उसको प्लीज, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो सिलेक्शन चाहते हैं कि वाकई में इसी बार सिलेक्शन हो जाए तो आप लोग उसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो इस महल में जो है रंगीन टाइलों के अतिरिक्त जो है संगमरमर के विभिन्न रंगों के पत्थर के टुकड़ों को जोड़कर है कार्य किया गया है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर है पत्थरों को जोड़कर, यहाँ पर आप लोग दिखाई दे, मतलब जो है आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो वैसे घूमने वाली जगह है, जाना चाहिए एमपी मांडू। बाकी है होशंग शाह का मकबरा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला भी। होशंग शाह का मकबरा जो है 15वीं शताब्दी ईस्वी का है। माध्यम जो है श्वेत संगमरमर, ठीक है, ये जो भी है श्वेत संगमरमर है, ये भी 15वीं शताब्दी का। और ये जो है इस मकबरे का निर्माण जो है यहाँ पर प्रारंभ होशंग शाह द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? होशंग। ये तो निर्माण तो आप लोग वैसे भी याद कर ले सकते हैं, आराम से याद कर सकते हैं, इसमें तो कोई वो है ही नहीं। जब होशंग शाह का मकबरा है तो होशंग शाह ने करवाया है ना। तो इसमें जो है हिंदू, जैन और मुस्लिम वास्तु शैलियों का मिश्रण है, मतलब हिंदू का भी है, जैन का भी है, ठीक है। अभी तो आप लोग ने हिंदू मुस्लिम का पढ़ा था, इसमें हिंदू, जैन और मुस्लिम जो है तीनों का ही शैलियों का मिश्रण मिलता है। यह मकबरा जो बना है कैसा है? वर्गाकार है, जैसे कि ताजमहल भी वर्गाकार है तथा श्वेत संगमरमर से बना है। इसके चारों कोनों पर 4 लघु गुंबद और बीच में विशाल गुंबद बना हुआ है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर है 4 लघु गुंबद बने हुए हैं, इस टाइप से बहुत छोटे छोटे बने हुए हैं ना, ये जो बने हैं। तो ये तो हो गया। इसके ऊपर है आमलक तथा कलश भी है, ये जो बना है ना आमलक और कलश भी बना हुआ है। नेक्स्ट है यह मांडू की सबसे सुंदर मस्जिद है, ठीक है। मांडू का जामी मस्जिद जो है जो 15वीं शताब्दी का, ये तो मैंने सोचा कि यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पे ही बढ़ गई। अब किसकी बात कर रहे हैं हम? मांडू का जामी मस्जिद के बारे में बात कर रहे हैं। यह मांडू की जो है सबसे सुंदर मस्जिद है, ठीक है। इसका जो निर्माण है प्रारंभ में गौरी वंश के द्वितीय शासक होशंग शाह ने करवाया था। प्रारंभ की बात कर रहे हैं इसका, लेकिन पूर्ण किसने करवाया है? होशंग शाह ने करवाया है, ठीक है। द्वितीय शासक होशंग शाह ने करवाया है, पूर्ण होशंग शाह के उत्तराधिकारी महमूद शाह ने करवाया है। सॉरी, ये जो है होशंग शाह ने करवाया है, इसका जो पूर्ण करवाया था वो किसने? महमूद शाह ने करवाया है, ठीक है। पूर्ण किसने करवाया है? महमूद शाह। नोट में यहाँ पर लिख लीजिएगा कि जो मांडू की प्रांतीय शैली है, मांडू कौन सी है शैली? जैसे कि अभी आप लोगों ने बताया था कि प्रांतीय शैली की वास्तुकला दिल्ली के शाही भवनों की कला के बहुत नजदीक है। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, तो अगर लाइव भी देख रहा है तो आप लोग उसको बिल्कुल उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। पढ़ाई अभी देखो इस टाइम में हो जाएगी, बातें को है वो तो बाद में भी हो जाती हैं, और बाकी जो है जो पढ़ाई के टाइम में आप लोग पढ़ाई करा करिए, बाकी जो है आराम से फिर बातें करा करिए, ठीक है। बस मैं आप लोग से बार बार यही चीज कहती हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं। अब हम बात आते हैं ताजमहल। ताजमहल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ताजमहल को तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत बार पढ़ा होगा और काफी इसके बारे में लोग जानते भी होंगे। तो शाहजहां का निर्माण जो है आगरा में यमुना नदी के, पता है कि निर्माण किसके टाइम में हुआ है? शाहजहां काल में हुआ है। कहां पर है? आगरा में होगा। तो बाकी तो सभी लोग ने घूमा भी होगा। और कौन सी नदी है? यमुना नदी है। और पत्नी है किसके यहाँ पर स्मृति में बनवाया था? अर्जुमंद बानो बेगम के में बनवाया था। तो यहाँ पर जो है अर्जुमंद बानो बेगम जो मुमताज महल थी, जिनको मुमताज महल कहा जाता था, के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण जो है 17वीं शताब्दी में जो हुआ है। विश्व प्रसिद्ध इस मकबरे में जो है मध्य एशिया, ईरान और भारत की भवन निर्माण शैलियों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन हुआ है। असामंजस्यपूर्ण जान रहे हैं ना, मतलब सभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे कि हुमायूं का मकबरा से जो है इसकी डिजाइन ले ली गई, शेर शाह सूरी का मकबरा से जो है इसका झील का प्रतिबिंब है वो ले लिया गया। मतलब वही चीज है कि जितने भी यहाँ पर शैली थी वो जितना भी है तो इनका सभी पूर्ण सामंजस्य पूर्ण मिलता है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ऐसा ना बना हो। देखो चार बाग शैली जो है उस पर आधारित जो है, चार बाग शैली पर भी आधारित बना हुआ है। तो वो गार्डन बना हुआ है ना, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। यह मकबरा राजस्थान मकबरा जो है राजस्थान का जो मकबरा मार्बल यानी कि श्वेत संगमरमर के वर्गाकार से निर्मित है। इसको पत्थर पर जमा हुआ आंसू भी कहा जाता है। इसकी जो रूपरेखा यानी कि इसका जो डिजाइन तैयार करा है, किसने तैयार करा है? ईशा खान ने तैयार करा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है
इसको भी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा। ये वर्गाकार में निर्मित है, इसको भी याद रखिएगा। और जबकि इसका प्रधान वास्तुकार है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वास्तुकार भी बहुत है, जिसका नाम है अहमद लाहौरी है। इसमें पितृगृह शैली की जो है सुंदर सजावट का काम किया गया है और साथ ही अरबक्स शैली, मैंने आप लोग को एक अरबक्स शैली बताई थी ना, जो होता है सुलेखन, यानी कि जिसे कहते हैं हम लोग आम भाषा में कैलीग्राफी भी कहते हैं। तो कैलीग्राफी में बहुत ही सुंदर शब्दों में जो लिखा है, जो अरबक्स शैली में यहाँ पे कुरान की आयतें भी लिखी हुई हैं। ठीक है, ये जो है कुरान की आयतें, जैसे है ना कैलीग्राफी में हम लोग लिखते हैं, इंग्लिश भी लिखते हैं, हिंदी भी लिखते हैं, तो उसी तरीके से जो है यहाँ पर कुरान की आयतें भी लिखी हैं। ताजमहल कई इमारतों से प्रेरित था। अब जैसे कि डिजाइन का जो चार बाग में है वो हुमायूं के मकबरे से लिया गया है, चार बाग का भी। ठीक है, और डिजाइन और इस्लामिक सादगी, यानी कि जो इस्लामिक है, जो इंडो इस्लामिक जो है यहाँ पे इसका था, वो अकबर के मकबरे से लिया गया है। और कब्र का डिजाइन के मामले में अगर बात करते हैं तो हुशंग शाह के मकबरे से लिया गया है, जो कहाँ है, मांडू में है। संगमरमर तथा जो है पितृगृह की तकनीक जो ली गई है वो अहमदुल्लाह के मकबरे से ली गई है। इसीलिए कहा जाता है कि जो ताजमहल है वो सब एकदम सामंजस्य, यानी कि जो ताजमहल आप लोग देख रहे हैं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे चार बाग की बात करें, चाहे डिजाइन की बात करें, चाहे मकबरे की बात करें, ये सब का सब जो बना हुआ है कहीं ना कहीं से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल सभी सामंजस्य, सभी मतलब कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा गया है जो इससे मैच करता ही ना हो, कोई कमी नहीं है इसमें। तो झील में बने भवन में प्रतिबिंब जो है सासाराम बिहार में जो है यहाँ पर कौन सा, शेरशाह सूरी का मकबरा से लिया गया है। सासाराम बिहार, चाहे तो आप लोग यहाँ पर लिख लेना सासाराम बिहार। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं इसी ताजमहल के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1983 में यूनेस्को में सम्मिलित होने वाला भारत का यह प्रथम जो है स्मारक था। ठीक है, ये भारत का जो है प्रथम स्मारक था। याद रखना, स्मारक की बात कर रहा है, ये नहीं कि जो है यहाँ पर कुछ और समझ लो। बाकी यह भारत का यह प्रथम स्मारक था। यह 22 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसके चारों कोनों पर जो है 4 मीनार हैं। ठीक है, जैसे 22 फीट जो है ऊंचे चबूतरे पर बना है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये वाला, एक मिनट मुझे लगाना चाहिए, ये 22 फुट जो है ऊंचा, ये वाला। ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो ये जो है कहाँ गया, तो यहाँ पर 4 मीनारें, जैसे कि अभी आप लोग ने देखा था। आंतरिक भाग में 80 फीट ऊंचा एक विशाल कक्ष बना हुआ है, अंदर जो बना हुआ है। मकबरे की इमारत की जो वर्गाकार इमारतों की ऊंचाई जो है वो कितनी है, 186 फीट है। ठीक है, वैसे जो है यहाँ पर 186 फीट है, ये एनसीईआरटी का ही है। केंद्रीय गुंबद के शीर्ष की ऊंचाई जो है चौड़ाई के बराबर ही है, मतलब जो गुंबद बने हुए हैं, जो उसकी जो शीर्ष तक की ऊंचाई है वो किसके बराबर है, मतलब गुंबद के बराबर है, जो उसके बने हुए हैं मीनार जो है। ठीक है, चारों कोनों में बनी मीनारों में प्रत्येक मीनार 132 फीट ऊंची है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना 132 फीट ऊंची, ये वाली जो है, ये हो गया। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं, गोल गुंबद, मोस्ट इंपोर्टेंट है गोल गुंबद। गोल गुंबद तो आप लोग जान रहे होंगे यहाँ पर किसकी बात हो रही है, दक्षिण भारत की बात हो रही है, दक्कनी शैली की बात हो रही है। तो ये जो है गोल गुंबद कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। ठीक है, अब आप लोग ने भी खुद भी देखा होगा, इस बात को खुद अनुमान लगा चुके होंगे, जो बार बार स्टूडेंट प्रैक्टिस करते रहते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं और रिवीजन भी करते रहते हैं, प्रैक्टिस सेट भी करते रहते हैं, तो उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि जितने भी टॉपिक मैंने आप लोग को कराए हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है तो बहुत ही ज्यादा इसमें सेलेक्टेड जो है इमारतें हो गई, या फिर जो है मीनारें हो गई, या फिर मकबरा हो गया, और या फिर सराय हो गई, जो भी है मैंने आप लोग को बहुत ही सेलेक्टेड करवाया है, आप लोग इसे जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं गोल गुंबद, और कर्नाटक के बीजापुर जिले में ये स्थित है। यह गुंबद जो है बीजापुर के आदिल शाह राजवंश, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी है। स्थान तो पता ही होगा, आप लोग ने पढ़ते होंगे गोल गुंबद कहाँ है, तो आप लोग पता है कर्नाटक बीजापुर में है। 15वीं से जो है 15वीं शताब्दी का से 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी के जो है 7वें सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने 7वीं शताब्दी का ये जो है मकबरा है, ये जो है इसे स्वयं सुल्तान ने अपने जीवन काल में बनवाना शुरू कर दिया। मैंने आप लोग को जैसे बताया था ना कि कुछ लोग जो है मतलब जिंदा रहने पर भी बनवा लेते हैं, कुछ लोग होते हैं आफ्टर डेथ है उनके परिजन लोग बनवा लेते हैं। और ये जो है गहरे स्लेटी रंग बेसाल्ट पत्थर से ये बना हुआ है। ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है, एकदम भारी गुंबद इतना बड़ा सा बना हुआ है। गुंबद की इमारत हर दीवार पर जो है 135 फीट लंबी है।
ठीक है। और 100 मतलब गुंबद की इमारत की हर दीवार, ये जो है आप लोग देख रहे हैं ना, गुंबद पर जो मीनार बनी हुई है, ये वाली जो है मतलब जो है दीवार 135 फीट लंबी है और 110 फीट जो है और 10 फीट मोटी है, मतलब जो है चौड़ाई इसकी जो है मतलब जो है सॉरी 135 फीट लंबी है और 110 फीट जो है ये कह सकते हैं लंबी ये चीज हो गई। ठीक है, इसकी जो है लंबाई मतलब ये कह सकते हैं लंबाई हो गई और ये जो हो गई चौड़ाई हो गई, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे करके रखना। बाकी 10 फीट उसकी जो है मतलब मोटाई है, वो पूरी 10 फीट मोटी है। और ढोल और गुंबद यानी कि जो है ये जो बना हुआ है आप लोग देख रहे हैं ना, ये इसकी बात हो रही है यहाँ पर। ये तो ढोल और गुंबद दोनों को मिलाकर, ठीक है, ये ढोल जो बना हुआ है और गुंबद, ढोल और गुंबद दोनों को मिलाकर जो है इस इमारत की ऊंचाई, ढोल और गुंबद सॉरी ये वाला जो हो गया, ये जो है यहाँ पर ये, और इन दोनों को मिलाकर जो है इसकी ऊंचाई 200 फीट से भी ऊंची चली जाती है। ठीक है, तो बाकी है मकबरे का एक मीनार है, बड़ा कक्ष है और 125 फीट जो है व्यास वाला गुंबद है। ये सिर्फ यहाँ पर सिर्फ इसकी बात कर रहा है, 125 फीट व्यास वाला, यानी कि जो इसका व्यास है ये वाला। ठीक है, इसका व्यास कितना है, 125 फीट है, मतलब काफी ज्यादा बड़ा हो गया है ना। तो ये तो हो गया, यह मकबरा जो है कितने यहाँ पर 1800, ठीक है 18,337 है, तो वर्ग फीट में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मकबरा है। ठीक है, ये दुनिया का जो है दूसरे नंबर पर आता है। इस इमारत में आश्चर्यजनक ध्वनि प्रणाली भी है। ये देखो आप लोग पॉइंट पढ़िएगा, ये आप लोग के DSS भी एग्जाम में आया था। ठीक है, जो भी स्टूडेंट है इसको जरूर पढ़िएगा। तो देखो इस इमारत में जो है एक आश्चर्यजनक जो है ध्वनि प्रणाली है और गुंबद के ढोल के साथ एक फुसफुसाहट दीर्घा, मतलब इसमें एक अंदर ऐसा बना हुआ है यानी कि विस्परिंग गैलरी, यानी कि जो आवाज है वो कहीं बाहर नहीं जाएगी, दूर तक नहीं फैलेगी, यानी कि जो ऐसी गूंज होगी आप लोग जरा सा भी हल्के से बोलेंगे तो वो है उसकी जो है कितनी आवाज की जो है गुना तेज हो जाती है। ठीक है, तो मतलब उतनी गुनी तेज हो जाती है, जितना आप लोग बोलेंगे उसकी जो है उतनी गुनी जो है तेज हो जाएगी। इसकी प्रतिध्वनि कई बार गूंजती है। ठीक है, बार बार वो जो है गूंजने लगती है, मतलब इस तरीके से बनाया ही जाता था। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि जो भी आवाज है, कुछ भी गिराएंगे या कुछ भी है तो वो आवाज आपको सुनाई देगी। तो ये है फुसफुसाहट दीर्घा। ये हो सकता है कि आप लोग से पूछ सकता है कि फुसफुसाहट गैलरी या विस्परिंग गैलरी किसी से संबंधित है, तो आप लोग बता सकते हैं किससे हो जाएगा, गोल गुंबद। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, इमारत के चारों कोनों पर 7 मंजिला अष्टभुजाकार मीनारें हैं। ठीक है, इमारत के चारों कोनों पर है 7 मंजिला अष्टभुजाकार कैसी हैं इमारतें हैं। तो यहाँ पर ये जो है इमारतें आप लोग देख रहे होंगे, ये अष्टभुजाकार में बनी हुई हैं इमारतें। तो ये मीनारें हैं ऊपर गुंबद तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का काम भी देती हैं। ठीक है, ऊपर जो पहुंचने के लिए सीढ़ियों का काम भी देती हैं ये वाली। और परकोटे के नीचे भारी ब्रैकेट वाली कर्निस भी बनी हुई है, मतलब अंदर बनी होंगी, इसमें भारी ब्रैकेट वाली कर्निस भी बनी हुई है। कर्निस अत्यंत उत्कीर्ण पत्थर के तोड़ों पर टिकी हुई है। ठीक है, और जो दीवार से आगे 10 फीट तक निकले हुए हैं, जो है 10 फीट तक, और कर्निस मंडेर का सहारा देती हैं। ठीक है, यानी कि जो दीवारें बनी हुई हैं ये जो ऐसे करके ये जो है ना, ये जो कर्निस जो है इस तरीके से बने हुए है ना, ये जो है मंडेर जो है ना उसको सहारा भी देती हैं, ये जो बने हुए हैं ये कह सकते हैं। बाकी है इसके गुंबद, मेहराब, ज्यामिति, अनुपात और भारहीन तकनीक जैसी संरचनात्मक विशेषताओं, ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें तैमूरी व फारसी शैलियों को अपनाया गया है। ठीक है, तो इसमें भी तैमूर व फारसी शैलियों को भी अपनाया गया है, लेकिन इसके निर्माण में स्थानीय सामग्री लगी है। यह दक्कन में लोकप्रिय फारसी सजावटों से सजा है। किनारों पर बनी मीनारें हैं। ये बस जो है आप लोग को पढ़ने के लिए बता रही हूँ कि हाँ आप लोग जितने पॉइंट है मैंने आप लोग को बता दिए हैं कि यहाँ से बाकी देख लेना। तो बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने आप लोग को लगभग पढ़ा ही दिए हैं। ठीक है, और मैं बताती जा रही हूँ साथ साथ में कहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग उसको तो जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, बाकी है जो मस्जिद के साथ लगी हुई है, जैसा कि दिल्ली के पुराने किले किले कूना मस्जिद, ये रह गया आप लोग का किले कूना मस्जिद। तो बाकी है ये तो हो गया, ये तो रहा पूरा। यहाँ पर एक मुझे यहाँ पर लिखवाना भी चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, किले कूना मस्जिद भी ये भी पढ़ा ही देंगे। बाकी ये तो हो गया, इसको आप लोग को उसमें करवा देंगे जब क्वेश्चंस कराएंगे, तो किले कूना मस्जिद का यहाँ पर करवा देंगे। ठीक है, तो ये तो रहा पूरा आप लोग का कंप्लीट, पूरा इंडो इस्लामिक कंप्लीट हो गया। ये आप लोग के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है, ये कह सकते हैं।
तो चलिए सभी स्टूडेंट, यहाँ पर जो है क्लास आप लोग को अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक मैंने आप लोग को समझाया है इंडो इस्लामिक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जैसे कि गयासुद्दीन का मकबरा आ सकता है, गोल गुम्बज आ सकता है, गोल गुम्बज में आप लोग से पूछ सकता है कि फुसफुसाहट दीर्घा क्या होता है, विस्परिंग गैलरी क्या होता है, सराय क्या होती हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही पूछता है DSSB के एग्जाम में, आप लोग कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ से क्वेश्चंस करेंगे, कैसे समझ में आएगा, तो यही चीज है। तो आप लोग को पता रखना है कि कौन सा जो मीनारे हैं, कौन सा जो क्या कहते हैं इमारतें हैं, वो कौन से वर्गाकार में बनी है, ये सब पूछ सकता है। कौन से काल में बनी है, कौन सी शताब्दी का बना है, किसने बनवाया था, निर्माण काल क्या है, और कौन से पत्थर का बना हुआ है। बाकी फीट तो बहुत कम ही पूछा जाता है, बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है, तो इतना ज्यादा फीट पर मत ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है तो मान के चलिए कि कुतुब मीनार का पूछा जाता है, फतेहपुर सीकरी है उसका पूछा जाता है, ठीक है। तो बाकी ताजमहल में भी बहुत कम ही पूछा जाता है। बाकी ये तो पूरा हो गया, तो आप लोग इसको कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा मैंने आपको बताया है, बहुत ही इजी वे में बताया है, तो आप लोग इसको जरूर तैयार करिएगा, ठीक है। अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। बाकी सभी मिलते हैं 8:30 पर। ओके, थैंक यू एवरीवन।